नई शादी हुई थी, उसे नहाना था, इसीलिए वो माँ जी से बोलती है, माँ जी बाथरूम कहाँ है, मुझे नहाना है। यहाँ किसी के घर में बाथरूम नहीं है, तुम्हें नहाने के लिए बाहर तालाब में जाना होगा। लेकिन माँ जी नई बहू का ऐसे खुले में नहाना सही नहीं है। इस गांव की सभी बहुएं ऐसे ही नहाती हैं, तुम कोई हुस्न की परी नहीं हो। शिखा अपने कपड़े लेकर तालाब के किनारे जाती है। उसने देखा वहां पर काफी औरतें नहा रही हैं। शिखा भी अपने कपड़े उतारकर नहाने चली गई। वाह, कितना मजा आता है, इसीलिए सभी औरतें यहाँ नहाने के लिए आती हैं। उसे वहां पर कुछ तो अजीब लग रहा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। शिखा कपड़े पहनकर वापस आ गई। बहू जंगल से लकड़ी ले आ, वरना अंधेरा हो जाएगा। शिखा कुल्हाड़ी उठाती है और जंगल की तरफ चल देती है। उसे वहाँ कुछ लफंगे दिखाई देते हैं जो कि फोन में कुछ देखकर हंस रहे थे। शिखा लकड़ी काटती है और घर वापस आ जाती है। अगले दिन, माँ जी मैं नहाने जा रही हूँ। ठीक है जल्दी आ जाना, मुझे भूख लगी है। शिखा नहाने चली गई। जब तालाब में वो नहा रही थी, उसे फिर से कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि तालाब के पास एक नीम का पेड़ है जो कि हिल रहा है, जबकि बाकी पेड़ शांत है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पेड़ से कोई मुझे देख रहा है। घर जाकर माँ जी से बात करती हूँ। शिखा घर जाती है। उसने खाना बनाया। जब सब कोई साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, उस समय शिखा माँ जी से बोलती है, माँ जी तालाब के पास वाले नीम के पेड़ में कुछ है क्या? मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि कोई मुझे उससे घूर रहा है। आज मैंने देखा कि सिर्फ वही नीम का पेड़ हिल रहा था, बाकी पेड़ शांत थे। ऐसा कहा जाता है कि पहले उस पेड़ की पूजा की जाती थी और हमारे पूर्वजों ने अपनी भक्ति की शक्ति से उस पेड़ में भगवान का वास करवा दिया। इसीलिए आज उस पेड़ की पूजा भी होती है। अगर उस पेड़ में भगवान बसते हैं तो औरतें इस तालाब में नहाती क्यों हैं? ऐसा कहा जाता है कि जब हमारे पूर्वजों को पता चला कि इस पेड़ में भगवान बसते हैं, तो उन्होंने पेड़ के पास जाकर बोला कि हमारी बहुएं इस तालाब में नहाती हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं है? तभी एक भविष्यवाणी हुई जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, हमें औरतों के यहाँ नहाने से कोई परेशानी नहीं है। ऐसे कैसे? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, पता लगाना पड़ेगा सारा माजरा क्या है। शिखा अगले दिन नहाने गई। वहाँ पर काफी सारी औरतें नहा रही थी। शिखा भी नहाकर उस नीम के पेड़ के पास गई। तभी एक आवाज आती है, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है, मेरी पूजा सिर्फ मर्द करते हैं, तुम वापिस चली जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। शिखा को अब पक्का शक हो गया था कि कुछ तो बात जरूर है। वो वापिस से घर आ जाती है। शाम को जब शिखा लकड़ी काटने के लिए जा रही थी, तो वो उस तरफ जाती है जहाँ पर नीम का पेड़ था और सारी सच्चाई उसके सामने आ जाती है। हे भगवान, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ। मुझे सबको ये बात बताना चाहिए, लेकिन बिना सबूत के कोई मेरी बात पे भरोसा नहीं करेगा। दरअसल जब शिखा वहाँ पर गई तो उसने देखा कि कुछ लड़के उसी पेड़ के पास खड़े थे। उनके हाथ में कैमरा था जो कि उन्होंने पेड़ पर लगाया था। ये सभी औरतों के नहाते हुए वीडियोस बनाते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करके पैसा लूटते हैं। ये लड़के कोई और नहीं, वही हैं जो शिखा को अक्सर जंगल में जाते समय दिखते थे। शिखा समझ गई थी कि वो बहुत बुरी मुसीबत में फंसने वाली है। शिखा घर जाती है और माँ जी को सारी बात बता देती है। माँ जी, मैंने आज देखा जो पेड़ के बारे में आप बोलते हो ना कि उसमें भगवान वास करते हैं, दरअसल वहाँ पर कुछ लड़के कैमरा लगा कर रखे हैं जो कि औरतों के नहाते हुए वीडियोस बनाते हैं
हमें कुछ करना होगा। एक काम करते हैं, कल हम सभी औरतें उस पेड़ के पास जाएंगे और उसके कैमरा तोड़ देंगे। अगले दिन शिखा ये बात सभी औरतों को बताती है जो कि वहाँ पर नहा रही होती है। सभी औरतें बहुत डर जाती है, लेकिन वो लोग थोड़ा हिम्मत करके उस पेड़ के पास जाते हैं। लेकिन जब वो लोग उसके पास पहुँचने ही वाले होते हैं, तभी एक आकाशवाणी होती है। माताओं, आप सब यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि मेरी पूजा करने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को है, माताओं को नहीं। वो तो हम देख लेंगे, चलो बहनों आगे बढ़ो। जैसे ही वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं, फिर से एक आकाशवाणी होती है। माताओं, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ, लेकिन आप मेरे पास मत आइए, वरना मुझे कठोर कदम उठाना पड़ जाएगा। लेकिन वो औरतें नहीं मानती और जैसे ही वो लोग एक कदम आगे बढ़ाती हैं, पेड़ के पीछे से पत्थरों की बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसमें से कई महिलाओं को चोट भी लगती है। वो सभी डरकर वहां से भाग जाती हैं और तालाब के पास जाकर शिखा से बोलती हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है शिखा, तुम्हारी वजह से हमें इतनी चोट आई, गलती हमारी है, हमें तुम्हारी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। नहीं रेशमा, तुम गलत समझ रही हो, वो लड़के नहीं चाहते कि हम उस पेड़ के पास आएं, इसीलिए उन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंका। नहीं शिखा, गलतफहमी हमें नहीं तुम्हें हो रही है, और हम तो पागल थे जो हम तुम्हारी बात पे भरोसा करके उस पेड़ के पास चले गए और मार खाकर आ गए। नहीं आभा, तुम गलत समझ रही हो। शिखा अपनी बात पूरी कर ही रही थी, लेकिन वो लोग उसकी बात सुनने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाते और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रेशमा, नैना, शालिनी, आभा, सुनो तो, मुझे सबूत जुटाना होगा। इतनी आसानी से कोई मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा। शिखा को ये तो मालूम था कि वो लड़के रात को वो क्लिप लेते हैं, इसलिए वो सरपंच जी के पास गई। सरपंच जी, जिस तालाब में हम नहाते हैं उसके पास एक नीम का पेड़ है, जिसे यहाँ के लोग भगवान मानकर पूजा करते हैं। मैंने कल रात देखा कि कुछ लड़के वहाँ पर एक कैमरा लगाते हैं, जिसे वो औरतों की नहाते हुए फोटो खींचते हैं। अगर वहाँ पर कोई जाने की कोशिश करता है तो वो लोग उसके ऊपर पत्थर फेंक देते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये बात गांव में फैल जाए। हमें इसका हल निकालना चाहिए। तो ये बात है, ठीक है, आज रात मैं कुछ आदमियों को लेकर उस नीम के पेड़ के पास जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, घर जाओ। शिखा अपने घर चली जाती है। इधर सरपंच जी रात को कुछ आदमियों के साथ चुपके उस नीम के पेड़ के पास जाते हैं और सारी सच्चाई उनके सामने आ जाती है। वो देखते हैं कि कुछ शहरी लड़के उस पेड़ के ऊपर कैमरा लगा रहे हैं। उनके पास खूब सारे पत्थर भी हैं। सरपंच जी तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। अगले दिन सरपंच जी उन आदमियों को लेकर बीच चौराहे में खड़े थे। आप सभी को ये मालूम नहीं होगा कि आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है। ये लड़के हमारी माताओं के नहाते हुए वीडियोस बनाते हैं और उसी के जरिए उनसे पैसा मांगते हैं। मुझे इस बात की भनक भी नहीं थी, लेकिन शुक्र है शिखा बहू का, जिसने इन लड़कों की काले करतूतों से पर्दा हटा दिया। इन लड़कों ने नीम के पेड़ को भगवान बताया और सबको उसके पास जाने से रोका। अगर कोई वहां जाने की कोशिश भी करता तो ये लोग उसके ऊपर पत्थर से हमला कर देते और खुद आकाशवाणी बनकर लोगों को इससे दूर रखते। हमें माफ कर दो शिखा, हमने तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ उस समय हालात ही कुछ ऐसे थे कि किसी को मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं होता। सभी लोगों ने शिखा की बहादुरी की जमकर तारीफ की। सरपंच जी ने उन बदमाश लड़कों के कैमरे से सारे वीडियो और फोटो हटा दी और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मिलते एक और धमाकेदार स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
शिल्पी नाम की एक लड़की जो कि शहर से पढ़कर आती है, लेकिन वो चाह कर भी अपने शहरी कपड़े छोड़ नहीं पाती। एक दिन की बात है। माँ, मैं मास्टर जी के घर जा रही हूँ। लेकिन क्यों बेटा? माँ, मुझे मॉडल कपड़े पहनना पसंद है, इसलिए मैं मास्टर जी के पास जा रही हूँ। मैं उनसे अपने पसंद के कपड़े सिलवाऊंगी। इतना बोलकर शिल्पी वहाँ से चली जाती है और चलते चलते मास्टर जी के घर पहुँच जाती है। अरे शिल्पी बेटा, बड़े दिनों बाद कैसे आना हुआ? मास्टर जी, मुझे कपड़े सिलवाने थे। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, नाप तो लाई हो ना? नाप तो नहीं लाई हूँ, मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ। आप उस तरह का मेरे लिए कपड़ा सिल दीजिए और नाप ले लो आप मेरा। हाँ, ये ठीक रहेगा। दिखाओ बेटा फोटो। शिल्पी अपने फोन में उर्फी जावेद की फोटो दिखाती है। मास्टर जी, इसने जैसा पहना है मुझे बिल्कुल वैसी ड्रेस चाहिए। लेकिन बेटा, ये कैसी ड्रेस है? ये फैशन है मास्टर जी, कब तक बन जाएगा? बन तो 5 मिनट में जाएगा, लेकिन तुम कल ले लेना। ठीक है मास्टर जी, मैं कल आती हूँ। शिल्पी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। क्या क्या फैशन है आजकल के बच्चों की। मास्टर जी इतना बोलकर शिल्पी की ड्रेस सिलने में लग जाते हैं। इधर शिल्पी अपने शहरी कपड़े पहनकर तैयार होती है। अब कहाँ जा रही हो? मैं मार्केट जा रही हूँ माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। बेटा, हमारे यहाँ इस तरह के कपड़े नहीं पहने जाते, तू जा सलवार सूट पहन ले। ओ माँ, मुझे नहीं पहनने आपके वो पहनदी जैसे कपड़े, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर शिल्पी वहाँ से चली जाती है और चलते चलते जब वो बीच मार्केट में पहुँचती है तो उसे कुछ लफंगे सीटी बजाकर छेड़ रहे थे। वाओ, मुझे लड़के छेड़ रहे हैं, इसका मतलब मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। जब कल मैं उर्फी की ड्रेस पहन कर आऊंगी तो सब मुझे देखते ही रह जाएंगे। ओहो, जरा हमें भी तो देखो, तुम तो चलता फिरता हीटर लग रही हो। शिल्पी को ऐसा लगता है कि वो लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन शिल्पी अपने ऊपर आने वाली सबसे बड़ी मुसीबत से अभी भी अनजान थी। मास्टर जी, मेरी ड्रेस तैयार हो गई? हाँ बेटा, ये रही तुम्हारी ड्रेस। शिल्पी ड्रेस खोलकर देखती है। वाह मास्टर जी, आपने क्या ड्रेस सिला है। देखना, जब मैं फेमस हो जाऊंगी तो आप ही मेरे सारे कपड़े सिलेंगे। इतना बोलकर शिल्पी वहाँ से चली जाती है। ये शिल्पी बिटिया भी ना खुले आंखों से सपना देखती है। शिल्पी घर जाती है और अपने अतरंगी कपड़े पहनकर तैयार हो रही थी, तभी उसकी मम्मी आ जाती है। बेटा, मौसी को कॉल कर दे। अरे, ये क्या पहन रखा है तूने? फैशन है माँ। आग लगे ऐसे फैशन को, इसमें ढका ही क्या है? माँ, आपको नहीं पता है, उर्फी जावेद इसी तरह के कपड़े पहनकर फेमस हो गई है। आज इसके आगे पीछे मीडिया घूमती है। मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, तू बस ये कपड़े उतार। शिल्पी अपनी माँ की बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। मार्केट में उसे फिर से वही लफंगे मिल जाते हैं। ओहो, आज तक कतई जहर लग रही हो, हम तो तुम्हारे दीवाने हो गए। शिल्पी की अतरंगी ड्रेस की वजह से सभी कोई उसे घूरने लगते हैं और कुछ न कुछ बातें करते हैं। शिल्पी को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते, शिल्पी के ऊपर यह अतरंगी ड्रेस का जुनून और भी ज्यादा बढ़ गया था। वो हर दिन अपने अतरंगी कपड़े पहनकर मार्केट में जाती। उसे काफी सारे लोग पसंद तो करने लगे थे, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग भी थे जिसे उसकी ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अपने अतरंगी कपड़ों की वजह से शिल्पी को फेम मिलना तो शुरू हो गया था, लेकिन उसे कभी कभी लोगों की खरी खोटी भी सुननी पड़ जाती है। ऐसे ही एक दिन, शिल्पी, तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, उनके सामने कोई उल्टी सीधी हरकत मत कर देना और मेहरबानी करके आज तो साड़ी पहन ले, तेरे हाथ जोड़ती हूँ। शिल्पी उनके सामने साड़ी पहनकर एक संस्कारी बहू की तरह बैठ जाती है। दोनों परिवारों के बीच में बातें होती हैं
लड़के वालों को शिल्पी बहुत पसंद आती है, इसीलिए जल्दी उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। ससुराल में शिल्पी का पहला दिन था और शिल्पी वहाँ भी अपने अतरंगी कपड़े पहनकर सबके सामने आ जाती है, ये सोचकर कि सब उसकी तारीफ करेंगे। अरे दैया, विजय, तेरी बीबी के अंदर थोड़ी सी शर्म है, सबके सामने ऐसे कपड़े पहनकर चली आई। शिल्पी, क्या कर रही हो? अंदर जाओ और साड़ी पहन कर आओ। ओह गॉड, आप लोगों की सोच कितनी गंदी है। ये तो आजकल का फैशन चल रहा है और इन कपड़ों में जब मुझे कोई शर्म नहीं आ रही तो आप लोगों को क्यों आ रही है? शिल्पी की इस हरकत को देखकर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। शिल्पी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं। पहले तो वो ये अतरंगी कपड़े पहनकर सिर्फ घर में रहती थी, लेकिन अब तो वो बाहर भी जाने लगी है। विजय, ये तो तुम्हारी बीवी है ना? क्या मस्त है यार। हमें तो इन कपड़ों में उर्फी जावेद को देखना था, लेकिन तुम्हारी बीवी ने तो हमारा ये सपना पूरा कर दिया। विजय को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने घर जाता है और शिल्पी को डांट लगाता है। शिल्पी, तुम फैशन में इतनी अंधी हो चुकी हो कि तुम्हें मेरी और मेरी माँ जी की इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं है। विजय देखो, मैं तुम्हारे लिए अपने सपनों की बलि तो नहीं दूंगी। अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही परेशानी है तो मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। शिल्पी वो घर छोड़कर चली जाती है और एक नए घर में शिफ्ट हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शिल्पी अपने अतरंगी कपड़े पहनकर शॉपिंग करने के लिए गई हुई। वहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है। मैम, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप मेरे सामने हो। मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। मैम, आज हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। हम आपको स्पेशल गेस्ट के रूप में इनवाइट करते हैं। शिल्पी बहुत खुश हो गई और उस लड़के के साथ इवेंट में चली गई, लेकिन जब वो वहाँ पर जाती है तो उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। अभी तो कोई भी नहीं आया है। हाँ, और कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ तुम और मैं रहेंगे। दरअसल ये लड़का वही है जो शादी से पहले लफंगे लड़के शिल्पी को छेड़ा करते थे। ये उनमें से ही एक है जो कि शिल्पी से शादी करना चाहता है, लेकिन इसकी किस्मत खराब होती है क्योंकि विजय रास्ते में इन दोनों को एक साथ देख लेता है। वो इनका पीछा करते हुए होटल तक पहुंच जाता है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, तुमने नहीं, तुम्हारी खूबसूरती ने बिगाड़ा है। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तो तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। तुम पागल हो गए हो। मेरी शादी हो चुकी है। शादी? तुम तो शादी होने के बाद भी अकेले रहती हो। उसी समय विजय वहाँ पर आ जाता है। किसने बोल दिया शिल्पी अकेले है? मैं हमेशा उसके साथ हूँ। विजय अपने साथ पुलिस को भी लेकर आया था। पुलिस उस लड़की को अरेस्ट कर लेती है। मुझे माफ कर दो विजय, मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे कपड़े पहनकर मैं फेमस हो जाऊंगी, लेकिन मैं गलत थी। मुझे माफ कर दो। शिल्पी, फेमस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही तरीके से। तुम्हें पता है, हम भारतीय और भारतीय नारी सिर्फ साड़ी या फिर सलवार सूट में बहुत अच्छी लगती है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। चलो घर चलते हैं। वैसे माँ भी तुमसे बहुत नाराज है, तुम्हें उन्हें भी मनाना पड़ेगा। शिल्पी घर जाती है और सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। उसी दिन से वो सिर्फ साड़ी ही पहनती है और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखती है। मिलते हैं अगली ऐसी और मजेदार स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक गांव में रमेश अपने मम्मी पापा के साथ रहा करता था। रमेश बहुत ही कामचोर था। रमेश की शादी की उम्र हो गई थी, इसीलिए उसकी मम्मी एक दिन रमेश के पापा से बोलती हैं, अजी हमारा बेटा तो बहुत नालायक है, इसे कौन अपनी बेटी देगा? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। हाँ भाग्यवान, ये नालायक हमारे ही पल्ले पड़ना था। कौन देगा इसे अपनी बेटी? वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे थे कि तभी रमेश वहाँ आ जाता है। आप दोनों क्या मेरी बुराई कर रहे थे? बुराई नहीं कर रहे,
हम तो ये सोच रहे थे कि तुझ जैसी नालायक को कौन अपनी बेटी देगा। ओ सही में मेरी शादी होगी? हाँ, तेरी शादी होगी, वो भी तेरी जैसे ही पागल से होगी। देख लेना, मैं आप दोनों के लिए सबसे सुंदर बहू लेकर आऊंगा। नालायक, काम धाम तो तेरे से होता नहीं है, बस शादी करवा दो। रमेश वहाँ से चला जाता है। वो आगे जाता है तो उसे एक लड़की नदी के पास बैठी रो रही दिखती है। रमेश उसे पीछे से देखता है, इसीलिए वो उसकी शक्ल देखने के लिए उसके पास जाता है। रमेश उस लड़की को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो लड़की बहुत सुंदर थी। कौन हो तुम और ऐसे रो क्यों रही हो? लड़की कोई जवाब नहीं देती है। रमेश फिर से पूछता है, देखो, अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकती हो, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। वो लड़की कोई जवाब नहीं देती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। रमेश को कुछ समझ नहीं आता। ऐसे ही अगले दिन, रमेश जा दूध लेकर आ, जा, दिन भर पड़ा रहता है। माँ, सोने दो ना। रमेश की माँ बेलन रमेश के सिर पर मारती है। चुपचाप उठ जा। रमेश आंख मीचते मीचते उठता है। पैसे दो। रमेश पैसा और बर्तन लेकर दुकान पर जाता है। रमेश देखता है कि वो लड़की भी वही दूध लेने आई थी जो कल उसे नदी पर रोती हुई मिली थी। देखो, अब मुझे देखकर भागना मत, मुझे तुमसे शादी करनी है। वो लड़की कुछ नहीं बोलती, बस सिर नीचे करके मुस्कुराने लगती है। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं कल अपने मम्मी पापा के साथ तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और सामने वाले घर पर चली गई। रमेश को पता चल गया था कि उस लड़की का घर वही है। रमेश दूध लेकर घर जाता है। मम्मी पापा बधाई हो, आपकी बहू मिल गई। मैंने बोला था ना, लाखों में एक और सबसे सुंदर बहू लाऊंगा आप लोगों के लिए। किस बिचारी के कर्म फूटे हैं जो तेरे से शादी करने के लिए हाँ बोली है। आप मेरे से जलते ही हो, हमें कल उसके घर जाना है उसका हाथ मांगने। अच्छा, और बाकी शरीर से दुश्मनी है क्या? पापा की बात सुनकर मम्मी हंसने लगती हैं। अगले दिन रमेश और मम्मी पापा उस लड़की के घर जाते हैं शादी का रिश्ता लेकर। जब मम्मी पापा उस लड़की को देखते हैं तो वाकई में वो बहुत सुंदर थी। मम्मी पापा जो भी सवाल पूछते उस लड़की के मम्मी पापा सारे जवाब देते हैं, लेकिन लड़की एक भी शब्द नहीं बोलती। उस लड़की का नाम रेनू था। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। रेनू उठो, सुबह हो गई है। मम्मी अकेले सारा काम कर रही हैं, तुम भी हाथ बटा लो जाकर। अरे सुबह हो गई, मुझे तो समय का पता ही नहीं चला। रेनू की आवाज सुनकर रमेश चौंक गया। उदास होकर वो बाहर गया। अरे रमेश, क्या हुआ? उदास क्यों हो? तुम्हारी पसंद की लड़की से तुम्हारी शादी भी हो गई। माँ अंदर जाओ, रेनू आपको बुला रही है। मम्मी अंदर जाती हैं। क्या हुआ रेनू, तुमने मुझे बुलाया? नहीं मम्मी दी, मैं तो दूध बहा ला ली थी। हाय रे दैया, ये क्या हो गया? अब मैं कैसे लोगों को मुंह दिखाऊंगी? मम्मी की आवाज सुनकर पापा अंदर आते हैं। क्या हुआ भाग्यवान, रो क्यों रही हो? पता नहीं दोनों तो क्या हो गया। पापा रेनू की आवाज सुनकर चौंक जाते हैं। तुम तोतली हो? हाँ पापा दी। रेनू की आवाज सुनकर सभी चौंक गए। अब कुछ कर भी नहीं सकते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। रेनू बाहर झाड़ू लगा रही थी कि तभी उसे एक तोता जख्मी हालत में मिलता है। अरे इसे तो चोट लगी है। रेनू उस तोते को अंदर ले गई। रेनू, इस तोते को तुम अंदर क्यों ले आई? मम्मी दी, इसे चोट लगी है, इसीलिए मैं इसे घर में ले आई।
रेनू उस तोते का मरहम पट्टी करती है और उसका अच्छे से ध्यान रखती है। कुछ दिनों बाद वो तोता बिल्कुल ठीक हो जाता है। तोते के साथ सभी घर वालों को लगाव हो जाता है, इसीलिए वो उन सभी के साथ रहने लगता है। एक दिन की बात है, रमेश, घर के पैसे खत्म हो रहे हैं, जाकर कुछ काम धंधा करो बेटा, पापा भी कब तक करें। ठीक है माँ, मैं कल से काम ढूंढने जाऊंगा। ऐसे ही रात हो जाती है और सब कोई खाना पीना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन मम्मी जब उठती हैं, वो घर का काम करने के लिए जैसे ही जमीन पर रखी हुई चादर उठाती हैं, उसमें पैसे के ढेर होते हैं। अजय, सुनते हो? रेनू, रमेश, सब जल्दी आओ। मम्मी की आवाज सुनकर घर के सभी लोगों की नींद खुल जाती है। वो सभी भागते हुए माँ के पास जाते हैं। माँ के पास काफी सारे पैसे रखे हुए हैं। माँ, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? पता नहीं बेटा, हमारे तो भाग्य खुल गए। सभी कोई बहुत खुश थे। ऐसे ही वो जो भी बोलते, अगले दिन उस चीज का ढेर मिल जाता। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन उन लोगों ने योजना बनाई। वो सभी रात को बोलते हैं कि हमारे घर में दाल खत्म हो गई है। फिर वो अपने घर में छुपकर सारा कारनामा देखते हैं और सारी सच्चाई उनके सामने खुल जाती है। वो तोता अपने मुंह से दाल निकाल रहा था। ये देखकर सभी घर वाले उस तोते के पास जाते हैं। तुम ये सब चमत्कार कैसे कर रहे हो? मैं इंद्रलोक का तोता हूँ। मैं वहाँ घूम रहा था कि तभी मुझे अचानक से चोट लग गई और मैं धरती लोक में आके गिर गया। रेनू का मन बहुत साफ है, उसने मेरी तब तक देखभाल की जब तक मैं ठीक नहीं हो गया। इसीलिए मैं रेनू का तोतलापन बिल्कुल ठीक कर देता हूँ। फिर क्या था, रेनू का तोतलापन बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन अब से वो तोता उन लोगों के साथ ही रहने लगा। तोते की मदद से रमेश ने अपना व्यापार शुरू किया और ऐसे ही